हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। लर्न विथ मिनेंद्र में आप सभी का स्वागत है। और आज हम रिसर्च पब्लिकेशन के बारे में देखेंगे। एक नया जर्नल आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत ही बढ़िया जर्नल है। स्कोपस इंडेक्स नहीं है, लेकिन ये गूगल स्कॉलर एंड वेब ऑफ साइंस पे अवेलेबल है। इंडेक्सिंग इसका गूगल स्कॉलर पे भी अवेलेबल है और वेब ऑफ साइंस में भी अवेलेबल है। तो देखते हैं, इस जर्नल का नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इंडियन जर्नल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी IJST। तो आप देख सकते हो IJST, इंडियन जर्नल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यही जर्नल की बात कर रहा था मैं। सो जस्ट वेट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस यू व्हाई IJST। सो इसके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि यही जर्नल क्यों सिलेक्ट किया है। तो आप देख सकते हो इसमें कि ये ओपन एक्सेस जर्नल है। पहला तो इसका बारे में बात करूँगा कि ओपन एक्सेस मतलब आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी पेपर को इजी वे में डाउनलोड कर सकते हो। पूरा पेपर आपको डाउनलोड मिल सकता है, वहाँ पे आप उसको रीड कर सकते हो। तो इसी का मतलब है ओपन एक्सेस जर्नल। तो सब्सक्रिप्शन लेना ज़रूरी नहीं है इस जर्नल का। विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन यू कैन डाउनलोड एनी पेपर ऑफ दिस जर्नल। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ इसका पीयर रिव्यू प्रोसेस, ये जो है तो पीयर रिव्यू प्रोसेस पॉलिसी है, पीयर रिव्यू पॉलिसी है। अब मैं आपको पीयर रिव्यू पॉलिसी के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि क्या रहता है। वंस मैन्युस्क्रिप्ट योर मैन्युस्क्रिप्ट इज अप्रूव्ड बाय द एडिटर इन चीफ, देन इट इज़ फॉलोड बाय फॉर्मल पीयर रिव्यू प्रोसेस। एक बार आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो अगर अप्रूव हो जाता है और एडिटर इन चीफ जो है वो इसको अप्रूव करते हैं, उसके बाद एक फॉर्मल प्रोसेस रहता है, वो फॉलोड बाय फॉर्मल पीयर रिव्यू प्रोसेस वो होता है। और ये प्रोसेस कैसे रहता है? कोलैबोरेशन होता है इसका, कोलैबोरेशन विथ एडिटोरियल बोर्ड मेंबर्स और एंड इंडिपेंडेंट रेफरीज। तो इंडिपेंडेंट रेफरीज भी रहती है और आपके एडिटोरियल बोर्ड मेंबर्स में से कोई रहता है। तो इनके कोलैबोरेशन के साथ ये पीयर रिव्यू पॉलिसी बनाई गई है। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ कि पीयर रिव्यू प्रोसेस, सो पीयर रिव्यू प्रोसेस में क्या होता है देखो। थर्ड है पीयर रिव्यू प्रोसेस, ये डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू प्रोसेस है। तो इसमें आपका क्वालिटी कंट्रोल टीम जो रहता है, क्वालिटी कंट्रोल टीम इसको एक्सपर्ट जिसको हम रेफरीज करते हैं, इंडिपेंडेंट रेफरीज और एक्सपर्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कहते हैं, उसके पास फॉरवर्ड कर देता है। एक बार उसका क्वालिटी कंट्रोल हो जाता है, उसके बाद एक्सपर्ट के पास चला जाता है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि एक्सपर्ट जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो आपको डिसीजन दे देते हैं, डिसीजन टू वेदर टू एक्सेप्ट और इनवाइट अ रिविजन और रिजेक्ट। ये 3 आप उनके पास डिसीजन हो सकते हैं। आइदर वो एक्सेप्ट का डिसीजन दे सकते हैं या फिर वो रिजेक्ट का भी दे सकते हैं, या फिर वो आपको इनवाइट रिवीजन ऑफ भी कह देता है। मतलब क्या है, आपको रिवीजन मिलता है, उसका चेंजेस करने पड़ते हैं। वो आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उनके डाउट पूछ सकते हैं, वहाँ पे कुछ माइनर चेंजेस करने के लिए बोल सकते हैं या फिर मेजर चेंजेस करने के लिए बोल सकते हैं। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट चीज़ दिखाऊँ यहाँ पे, तो इसका नेक्स्ट चीज़ क्या है कि कॉन्फिडेंशियलिटी। यहाँ पे जर्नल कॉन्फिडेंशियलिटी रखती है। आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसके बारे में, उस डेटा का तो ये संभाल के रखती है। और इसके बाद अगर जर्नल आपसे जो आपके ईमेल आईडीज लेके जाती है, ईमेल आईडीज आपको देना पड़ता है, तो ईमेल आईडीज का भी कॉन्फिडेंशियलिटी रखती है, ताकि आपका जो ईमेल आईडी है वो किसी थर्ड पार्टी को ना दे सके। बहुत सारे जर्नल्स में ऐसा हो जाता है कि थर्ड पार्टी को वो जाता है आपका ईमेल और वहाँ से भी आपको मेल आने शुरू होते हैं। तो ये प्रोसेस नहीं होता इस जर्नल में। उनके होम पेज में अगर वेबसाइट पे जाओ तो वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंशियलिटी एक टैब दिखाई देगा, तो ये फॉलो करता है। मतलब आपका जो भी डेटा है या फिर जो भी आपके मेल आईडी है ऑथर्स के, करस्पॉन्डिंग ऑथर्स के, वो सारे कॉन्फिडेंशियल होते हैं। वो डेटा किसी थर्ड पार्टी को नहीं दिया जाता। तो ये बहुत ही बढ़िया है।
नेक्स्ट चीज़ में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या बोला गया है, पब्लिकेशन इथिक्स। तो पब्लिकेशन इथिक्स इसमें आपको ये ध्यान में रखना होता है सभी ऑथर्स को, और ऑथर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेयर ऑफ, आपको ये ध्यान में रखना है, ये अवेयर करना है कि अवॉइडेंस ऑफ घोस्ट, इसको कहा जाता है गेस्ट ऑथरशिप। मतलब किसी भी गेस्ट ऑथरशिप को आप उसमें नहीं ले सकते हो, मतलब जिसने उसके ऊपर काम नहीं किया है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं किया है, फिर भी उनका हमने नाम डाल दिया, तो ये ऐसा प्रोसेस नहीं करना है। ये पब्लिकेशन इथिक्स ऑथर्स को मेंटेन रखने हैं। इसके अलावा ड्यूअल सबमिशन आप नहीं कर सकते, मतलब आपने इस जर्नल में भी सबमिट किया है, किसी और जर्नल में भी आपने सबमिशन के लिए डाल रखा है, तो ये आप नहीं कर सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट कि प्लैगरिज्म आपको सबसे पहले चेक करना पड़ता है। प्लैगरिज्म चेक करने के बाद ही आप मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन के लिए जाओ। आपका प्लैगरिज्म बहुत ही कम होना पड़ता है, 10% से भी कम होना चाहिए। इसके बाद आएगा आपका पब्लिकेशन इथिक्स। तो पब्लिकेशन इथिक्स के बारे में देखो कि पब्लिकेशन इथिक्स यहाँ पे मैंने कवर किया। पब्लिकेशन चार्जेस, अभी चार्जेस के बारे में बताऊंगा। इसका चार्ज ज़्यादा है। अगर इंडियन करेंसी के बारे में अगर बात करूँ तो ₹10,000 तक जाता है। फॉरेन कंट्रीज़ के हिसाब से $250 तो 10,000, और USD के मैं बात करूँ तो फॉरेन कंट्री के लिए 250 है। 10,000 इसका ज़्यादा कॉस्ट है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया जर्नल है, पीयर रिव्यू प्रोसेस फॉलो करता है। ये बात मैंने पहले ही आपको कवर किया था। आगे बढ़ते, इंडेक्सिंग देखो, इसका इंडेक्सिंग कहाँ कहाँ पे हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट इसका इंडेक्सिंग के मेरे बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपको ये दिखाई देगा कि वेब ऑफ साइंस एंड गूगल स्कॉलर, आई स्कॉलर पे भी है। ये सारे इसके इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग के बारे में बताया जा रहा है। और भी है, यहाँ पे देख सकते हो आप कि जे गेट के ऊपर अवेलेबल है, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स के ऊपर अवेलेबल है, एकेडमिक के ओपन एक्सेस, साइड फैक्टर। सो ये बहुत सारे इंडेक्सिंग इसके अवेलेबल है। अभी नेक्स्ट देखेंगे। ये अभी मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये मेरा मुझे जो रिसीव हुआ था जब मैंने पेपर मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट की थी फर्स्ट टाइम। 12 मई को मैंने सबमिट किया था, शायद मई महीने में, मंथ ऑफ मई में ही सबमिट किया था। तो यहाँ पे मुझे एक मेल रिसीव हुआ था। उस मेल के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो आप कि कमेंट्स टू ऑथर्स, तो ये चीज़ कमेंट्स टू ऑथर्स में आता है कि उन्होंने क्या फर्स्ट रिव्यू दिया था कि क्या होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कमेंट्स यहाँ पे देखो, दिस पेपर डिस्कस कंप्यूटेशनल स्टडीज ऑन एरोफॉइल फॉर माइक्रो कैपेसिटी हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन, ये मेरा टाइटल था। ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेपर इंक्लूड्स टू डिजाइन अ ब्लेड प्रोफाइल सुटेबल फॉर माइक्रो कैपेसिटी विंड टर्बाइन एंड टू एनालाइज the performance of new blade profile in terms of lift drag ratio using simulation software such as QBlade and ANSYS Fluent। ये हम दे देते शुरू में ही। और ये जो नीचे की तरफ आपको दिखाई देंगी, ये जो नीचे की तरफ है कमेंट्स, ये कमेंट्स उनसे रिसीव हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट कमेंट्स है कि उन्होंने क्या बात किया है। तो देख सकते हो, द लॉट ऑफ ग्रामेटिकल करेक्शंस आर रिक्वायर्ड। जो मैंने मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट किया था फर्स्ट टाइम, तो उसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल करेक्शंस रहे थे जो उन्होंने हमें यहाँ पे लिस्ट में दिया हुआ है। लिटरेचर रिव्यू शुड कंसिस्ट ऑफ मोर रिसेंट एंड क्वालिटी पेपर्स। तो जितने भी पेपर्स आप रेफरेंसिंग कर रहे हो वो बहुत ही क्वालिटी पेपर्स होनी चाहिए, जैसे कि साइंस डायरेक्ट्स के होने चाहिए, IEEE के होने चाहिए, बहुत सारे अच्छे जर्नल्स के होने चाहिए, और रिसेंट जो डेटा आपके पास होना चाहिए वो इम्पोर्टेंस है। 2021 में अगर आप पेपर कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको 2021 तक जितना भी लेटेस्ट और करंट जितना भी आपका रिसर्च पेपर के रेफरेंसेस है वो आपको काम आएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2016 के पहले आपने ले लिया है, उसके बाद 17-18 का एक आध दूसरा पेपर डाला है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अप टू डेट 2021 तक आपके पास सारे पेपर्स, अच्छे पेपर्स होने चाहिए, ताकि उस फील्ड में आपको लिटरेचर सर्वे अच्छा हो सके। तो इसीलिए वो भी कहते हैं आपको कि लिटरेचर रिव्यू शुड कंसिस्ट ऑफ मोर रिसेंट एंड क्वालिटी पेपर्स। थर्ड दिया था उन्होंने, देख सकते हो आप थर्ड क्या दिया है यहाँ पे।
थर्ड यहाँ पे मुझे रिसीव हुआ था, डिस्कशन सेक्शन इज़ पुअरली रिटन। तो ये मैं फर्स्ट टाइम लिख रहा था इतनी बड़ी अच्छी जर्नल में। तो वो होता है, ये चीज़ें आपको फर्स्ट टाइम अगर आप लिखोगे तो बहुत बार आपका पेपर रिजेक्ट भी हो सकता है। मेरे साथ ये भी हो गया है। मैंने 2016 से ट्राई किया था, तो बहुत सारे पेपर्स मेरे रिजेक्ट हुए थे। ब्लाइंड डबल ब्लाइंड नहीं कह सकता, सिंगल ब्लाइंड में भी आपका पेपर रिजेक्ट हो जाता है। तो उस पर डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करते रहना है आपको, और एंड में आपको वो सफलता ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि ये जो कमेंट्स रहते हैं उसके ऊपर अगर आपने काम कर लिया तो आप समझो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। इसके बाद का फोर्थ पॉइंट देखो, प्रॉपर जस्टिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द वेरिफिकेशन इन द रिजल्ट बाय एक्सपेरिमेंटल क्यूबलेड एंड CFD एट हायर एंगल ऑफ अटैक। तो ये टेक्निकल चीज़ थी, तो उन्होंने टेक्निकल चीज़ में भी आपका एक पॉइंट पकड़ा हुआ है। वाई इज़ इट नेसेसरी टू यूज़ मोर सिमुलेशन टूल्स टू दिस स्टडी। तो कॉमन जनरल क्वेश्चन है, अगर आपने सेटिस्फाई आंसर लिखा तो ये चल सकता है। यहाँ पे आपसे वो क्या लिख सकते हो इसके बारे में पूछ रहा है। डिस्कस टर्बुलेंट मॉडलिंग एंड इट्स इफेक्ट्स, लास्ट में एक क्वेश्चन था। तो इस तरीके की बहुत सारे क्वेश्चंस वो आपको पूछ सकते हैं। इसमें आपका कॉम्बिनेशन दिखाई देगा, ग्रामेटिकल भी रह सकता है और विदाउट ये ग्रामेटिकल, और नीचे वाला है जो टेक्निकल है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो ये सारी क्वेरीज आपको अच्छे से सॉल्व करना पड़ता है और आपको प्रोसीड करना होता है। तो जो फर्स्ट मुझे ये रिसीव हुआ था कमेंट्स फॉर टू ऑथर्स आफ्टर 1 मंथ, शायद कुछ तो मुझे मिला था। और इसके बाद वो आपको टाइम दे देते ताकि आप इसके ऊपर काम कर सके। तो ये देखो कि जो जर्नल आई थिंक यहाँ पे मैंने दिखाई दिया है कि स्टेटस आपको दिखाई देगा रिवाइज मेजर रिविजन्स। तो ये मैंने बोला था कि इसके पीयर रिव्यू प्रोसेस में 3 स्टेज होते हैं, आइदर एक्सेप्ट, इनवाइट रिवीजन और रिजेक्ट। तो मुझे सेकंड इनवाइट रिवीजन मिला था, और आई थिंक 12 मई, जो मैंने 12 मई को मैंने इसको पब्लिश मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट किया था, उसके शायद 1 महीने के बाद मुझे ये मेल रिसीव हुआ था। और यहाँ पे देख सकते हो स्टार्ट सबमिशन एंड विड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये टाइम लिमिट वो आपको दे देते, 12 डेज लेफ्ट टू रीसबमिट। मतलब ये मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन आपके पास 20 या 25 डेज शायद यहाँ पे रहते हैं। तो विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड आपको सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करके फिर से जो क्वेरीज उन्होंने निकाली है, जो क्वेश्चंस आपको पूछे, उसके आंसर आपको करना पड़ता है। और ये प्रोसेस है, अगर ये आपने कर दिया तो आपको तुरंत उसके बाद देखो मैंने शायद यहाँ पे दिखाया 1 अगस्त को मैंने सारी क्वेरीज उनके सॉल्व करके भेजी थी। क्वेरीज पूरे सॉल्व करके मैंने उनको रीसबमिट किया था, और उसी के दूसरे दिन ही 2 अगस्त को मुझे ये मिला है एक्सेप्टेंस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मुझे रिसीव हुआ था, और ये मेरे करस्पॉन्डिंग ऑथर्स जो है उनको मेल आया था। तो आपको तुरंत मतलब रिवीजन करने के बाद अगर आपको आपकी क्वेरीज अपने अच्छे से लिखे हैं, अगर आपने अच्छे से उन्होंने बताए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर काम किया है, तो आपको एक्सेप्टेंस ज़रूर मिलेगा। तो 1 अगस्त को सबमिट किया था मैंने, और उसके बाद 2 अगस्त को मुझे डायरेक्टली एक्सेप्टेंस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट मिल चुका था। तो यहाँ पे उन्होंने ये टेक्स्ट देख सकते हो। यहाँ पे इस टेक्स्ट में उन्होंने क्या लिखा है कि द अफॉर्मेंशन्ड मैन्युस्क्रिप्ट रिसीव्ड फ्रॉम यू हैज़ बीन सेंड टू रिव्यूअर्स। तो रिव्यूअर्स को सेंड कर देते हैं, एंड इट हैज़ रिसीव्ड एप्रिसिएशन एंड एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन। इट हैज़ रिसीव्ड एप्रिसिएशन एंड हैज़ बीन एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन। तो ये इम्पोर्टेंट था मेरे लिए कि एक बार एप्रिसिएशन मिला है और एक्सेप्टेड भी हो गया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर एफर्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड in the form of manuscript. We would request you to wait for communication from our editorial team for furthering your manuscript towards publication, and thank you for choosing our journal to publish your work. Hope to receive such an exemplary manuscript of your future endeavors. तो इस तरीके से आपको उनका मेल आएगा। तो ये मेल
बहुत खुशी देता है आपको। एंड नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, पब्लिश होने के बाद शायद पब्लिश होने के लिए आई थिंक इसको 1 महीना लगा था। आई थिंक 8 अगस्त को 2 अगस्त को, सॉरी, यहाँ पे देख सकते हो कि 2 अगस्त को मुझे ये मेल रिसीव हुआ था और 8 सितंबर मेरा यहाँ पे डेट देख सकते हो आप। 8 सितंबर को यहाँ पे डेट है, 8 सितंबर को ये ऑनलाइन आ चुका था और ऑनलाइन मैंने सर्च किया था तो यहाँ पे वो दिखा रहा था। यहाँ पे वॉल्यूम के साथ कौन से वॉल्यूम में हुआ है ये सारी चीज़ें वहाँ पे वो दिखा रहा था। और डाउनलोड भी ओपन एक्सेस है तो डाउनलोड भी कर सकते हो आप। रीड मोर यहाँ पे ऑप्शन है तो रीड मोर ऑप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे रीड मोर, यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से ये प्रोसेस था और शायद 2-3 महीने मैं बोल सकता हूँ, मई से लेके सितंबर तक, जून जुलाई अगस्त, 3 मंथ्स ये जो पॉलिसी है 3 मंथ्स में हो चुका था, 3 to 4 मंथ्स। एंड इसका एक्सेप्टेंस रेट भी बहुत ही बढ़िया है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको पब्लिश करना है तो इस तरीके से जर्नल आप ले सकते हो। और सबसे अच्छा यहाँ पे एक बात मैंने आपको बताई है कि यहाँ पे देख सकते हो कि जर्नल गेट के ऊपर भी है। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ तो ये गूगल स्कॉलर एंड वेब ऑफ साइंस पे है। तो इस तरीके से इस इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग भी आपको देखना पड़ता है। सो यही इम्पोर्टेंट चीज़ था इस जर्नल का। एंड आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। अगर कुछ क्वेरी आती है तो आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। और थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे मैंने एक और हमारे चैनल का लिंक दे रखा है, यहाँ पे जाके आप इस तरीके के 2-3 वीडियो हमारे हैं, 2 और जर्नल के भी है, वहाँ पे भी जा कर आप देख सकते हो। अगर आपको फास्ट पब्लिकेशन करना है तो IRJT जर्नल है और अदर जर्नल्स, और एक जर्नल है उसके बारे में बताया। और ये रिसेंटली जो मेरा हुआ था उस जर्नल का मैंने आपको बताया। सो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप कमेंट ज़रूर कर लेना। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू वेरी मच।